न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है, यदि आपसे मैथ नहीं बनता है तो आज से आपको टेंशन नहीं लेना है। बस केवल आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। इतने आसानी से मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो को पूरा देखिए। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 27 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 लिख दीजिए। शून्यक बोला है, इसका मतलब बराबर की इधर आपको 0 कर देना है। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 27 बराबर के उधर जाने से प्लस 27 हो जाएगा। एक्स का एक्स, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर इस साइड भेज देंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट 27 हो जाएगा। और 27 को अगर हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं, तो 3 9 में 27 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। यानी 1 2 3 3 के ठो मिलेगा भाई, तो 3 ठो मिला, 1 ठो 2 ठो 3 ठो। और देखिए, रूट मतलब क्या होता है कि एक जोड़ा में 1 ठो बाहर, इसका जोड़ा मिला तो ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के भीतर ही रह गया, तो 3 रूट अंडर 3। और जब ये जो स्क्वायर था ना, ये जो स्क्वायर है, जब इसको बराबर की इधर भेजेंगे तो ये प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। तो x का मान हो गया प्लस माइनस 3 रूट अंडर 3। ऐसा कहीं पर है? बिल्कुल है, प्लस माइनस 3 रूट अंडर 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका उतना ही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 3 ही होगा। तो दिया है 3, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये आप लोग एकदम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्या मिलेगा, तो अनंत हो जाएगा इसका आंसर। 3 का क्या हो जाएगा, अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत के ऊपर आप लोग टिक कर दीजिए। आगे देखिए, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। देखिए, यहां पर ना 2 जगह पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला बात तो यहां पर क्रमिक बोला गया है, और दूसरा बात तो यहां पर सम संख्या का बात हो रहा है। केवल संख्या का बात नहीं हो रहा है, सम संख्या का बात हो रहा है। मतलब लगातार आपको 2 सम संख्या लेना है। जैसे मान के चलिए आपने ले लिया 2 और 4, 2 और 4 यदि आप लोग ले लेंगे और इसका यदि आप लोग HCF निकालेंगे तो 2 और 4 का HCF ऐसे हो जाएगा, 2 दूने 4 हो गया। यानी इसका जो HCF है ये 2 इसका HCF आ गया, 2 इसका HCF आ गया। चलिए, ये तो आपने एक एग्जांपल लिया। आप और एक एग्जांपल लेकर देख लीजिए। मान के चलिए आपने 4 और 6 ले लिया, आपने 4 और 6 ले लिया। इसका यदि आपको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल से 4 और 6 को भगा देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 को इस प्रकार से घेरेंगे, इस 4 को यहाँ पर उतार देंगे तो 2 दूने कितना हो गया, 2 दूने हमारा 4 हो गया। तो देख लीजिए इसका भी HCF कितना आया, 2 ही आया। तो कभी भी अगर आपको 2 क्रमिक सम संख्या का बात करेगा, इसको आपको करना भी नहीं है, बस माइंड में सेट कर लीजिए। कभी भी अगर 2 क्रमिक सम संख्या बोलेगा ना और HCF का अगर बात करेगा तो इसका हमेशा आंसर 2 ही होगा। इसका हमेशा आंसर कितना होगा, 2 होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी कि मौसौ कितना होगा, 2 होगा। खोपड़िया हमें घुसा लीजिए, ये तो चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 चरों
एक्स कॉमा वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। तो भाई इसमें वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वह अनगिनत होगा। कितना होगा? अनगिनत होगा। इतना सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं। 5 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या है? असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? जब भी असंगत का बात होगा तो सीधे आप बोलेंगे समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। इस चीज को खोपड़िया में घुसा लीजिए। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। एक मूल यहां पर आपको निकालना है। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं, दो तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। या तो जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उसी को बैठाते चलिए एक्स की जगह पे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट इसका मूल निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, कुछ नहीं, यहाँ पर ए है। इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखिए ए का मान 1 मिल गया, बी का मान -3 मिल गया और सी का मान हमें 2 मिल गया। और मूल का फॉर्मूला हमें पता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो माइनस का माइनस, बी का मान है -3 तो -3 लिख दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4ac तो 4 का 4, ए का मान है यहाँ पर 1, ठीक है, और सी का मान है यहाँ पर हमें 2 बटा 2a, 2 का 2 और ए का मान है 1। बस सिंपल से आपको बैठा देना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हो गया हमारा 9 और 4 दूने 8 बटा 2 हो गया। क्लियर है बात? आगे चलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पर हो जाएगा। देख लीजिए 3 प्लस माइनस 9 में 8 गया तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 यहाँ पर बटा 2 हो गया। एक बार प्लस के साथ करेंगे यानी एक तो 3 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा और एक तो 3 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो 3 और 1 4 बटा 2 हो गया, तो 2 के 2 2 दूने 4 यानी यहाँ पर 2 आ गया। और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बटा 2 होगा, 2 के 2 2 के 2 यानी यहाँ पर 1 आ गया। एक तो हमारा मूल आ गया 1 और एक मूल आ गया हमारा 2। तो देख लीजिए कोई सा भी ऑप्शन में हमें मिल ही जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सही आंसर। ये तो हो गया एक तरीका जिस तरीके से आप बना सकते हैं, ये तो आप पढ़े होंगे, ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करेंगे, देखिए सिंपल से मैं आपको बता दूं, जैसे 7 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, 0 है कि नहीं है, सीधे आप ऑप्शन नंबर सी को ही बैठाइए। ऐसे आप ए बी सबको एक एक करके बैठा के देखना है। जैसे अगर आप सी को बैठाएंगे तो यहाँ सी का जगह पे क्या है, यहाँ पर सी में ऑप्शन कितना 2 है, यानी एक्स का मान हमारा 2 हो गया। तो चलिए 2 बैठाइए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 गुना 2 जोड़ 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 दूने 6 जोड़ 2, तो 4 और 2 6 माइनस 6 बराबर 0। तो देख लीजिए इस केस में 0 आ रहा है, इसीलिए हो गया हमारा आंसर। आप इसको बैठा के देख सकते हैं, इसको बैठा के देख सकते हैं, इसको बैठा के देख सकते हैं, आपका 0 नहीं आएगा। लेकिन इसको जब बिठाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, कॉमन सेंस लगाइए और क्वेश्चन को बनाइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास देखिए, इसको हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे। क्या है? 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। चलिए पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। कितना है? 15 है और 17 है। पहले इसका वर्ग करिए, यानी 15 का आपको वर्ग कर देना है और 17 का वर्ग कर देना है, और दोनों का वर्ग करने के बाद इसको जोड़ देना है, और जोड़ के यहाँ पर 290 आना चाहिए। अगर 290 आता है तो सही है, नहीं तो फिर आपका गलत है। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या, 15 गुना 15, तो 15 गुना 15 आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, 15 गुना 15 आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 पचे 75 के 5 हाथ मेरा 7, 15 के 15 और 7 22, 225, ये हो गया 225। और 17 अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 289। अगर आप जोड़ेंगे ना, अगर जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए ना, 9 5 14 4 हाथ में रहा 1, 3 और 8 11 के 1 हाथ में रहा 1, तो 4 और 1 5, 514 आ गया। लेकिन यहाँ पर 290 आना था, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेके देखिए, जैसे अगर इसको ले लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी को ले लेंगे, तो 9 है और 11 है, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, 8 और 2 10 के 0 हो गया, हाथ में 1 202 हो गया। मतलब ये वाला ऑप्शन में भी हमारा 290 नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये वाला मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचा है, इस दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक करके देखेंगे।
लेकिन सिंपल से अगर इसको करते हैं 13 का इधर स्क्वायर हो जाएगा और 15 का इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का स्क्वायर अभी हमने किया 225। इसको भी अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 290 नहीं आएगा, आप देख लीजिए करके। अगला वाला ऑप्शन अगर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी अगर लेते हैं तो 11 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो 121 और 169 को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 की 0, हाथ में रहा 1, 3 और 6 9, ठीक है, 1 और 1 2, 290 ये आ गया, ठीक है, 290 हमारा आ गया। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हमने बाय ऑप्शन बना लिया। ऐसे प्रोसेस से जाएंगे तो और लंबा बनेगा, लेकिन प्रोसेस से जाने से अच्छा कि इसको ऑप्शन से बना लीजिए। 7 नंबर वाला भी आप ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जानना है कि आपका कौन वाला एपी है और कौन वाला एपी नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करिए। 2 4 8 16 है। एपी होने का मतलब है कि जो सार्व अंतर का मान आएगा वो समान समान आएगा। देखिए ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे A1 और A2 में, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे D1। फिर D2 निकालेंगे, तो अब 1 और 2 में निकाले एक बार, अब 2 और 3 में निकालेंगे, 2 और 3 में निकालेंगे फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। फिर हम लोग 3 और 4 में निकालेंगे, तो इसके लिए निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो जितना इसमें दिया रहेगा उस सबका आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देख लीजिए। जैसे अगर ऑप्शन नंबर ए का अगर बात करें तो इसमें 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक 2 बढ़ा है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 बढ़ गया, तो ये तो गलत हो गया ना। जैसे अगर 2 बढ़ रहा है तो हर एक जगह पे 2 ही बढ़ना चाहिए। अगर कहीं पर घट रहा है तो जो संख्या घट रहा है वही संख्या हर एक जगह पे घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 2 तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 बढ़ गया, इसीलिए ये तो हमारे एपी होगा नहीं। अगला ऑप्शन को देखिए क्या है, 1 3 9 27, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर सीधे हमारा 6 बढ़ गया। कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है। बढ़ेगा तो जो संख्या बढ़ रहा है वो हर एक जगह पे वही बढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका बात करूं, जैसे सी नंबर का बात करूं, कितना है, -10 है, -6 है, -2 है और ये 2 है, ठीक है। आप चाहे तो बना के भी देख सकते हैं, बना के देख लीजिए। जैसे ये दोनों में अगर घटाएंगे, ठीक है, जैसे D1 निकालेंगे तो ये क्या हो गया, देख लीजिए। पहले इसको समझिए ऐसे, ठीक है, इसको समझिए। जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो पहला फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, -6 है, माइनस A1 कितना है, -10, ये हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 में 6 गया तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 4 बच गया। फिर D2 निकालिए। D2 निकालने में क्या करेंगे, A1 और A2 का काम हो गया, अब A2 और A3 का काम करेंगे, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 है हमारा -2, लिख देंगे माइनस A3 हो गया, और A2 कितना, -6, तो -6 लिख दीजिए। तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग D3 निकालेंगे तो D3 में क्या होगा, अभी A3 और A4 को देखेंगे, यानी A4 माइनस A3, मैंने बड़ा वाला पहले, छोटा वाला माइनस करके बाद में। तो A4 वाला कितना है, 2 है, माइनस A3 कितना है, -2 है, तो 2 का 2 माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 और 2 4। अब देख लीजिए यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया। यानी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 4 बढ़ा, यहाँ पर भी आपका 4 बढ़ा, यहाँ पर भी आपका 4 बढ़ा, फिर आगे भी आपका 4 ही बढ़ेगा। इसीलिए ये वाला हमारा एपी हो गया, और बाद बाकी कोई भी हमारे एपी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब सिंबल देखिए, यहाँ से 1 से 4 यानी 3 बढ़ा और सीधे यहाँ पर 5 बढ़ गया। भाई ये तो एपी है ही नहीं, इसको तो आपको देखने का भी जरूरत नहीं था। इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, तीनों एपी नहीं है, तो जो बच गया वो एपी ही होगा। ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर कोई नहीं, चलिए मैं आपको तरीका भी बताते चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 18वां पद आपको निकालना है, यानी ये 18 निकालना है। और सिंपल सा एक चीज आप जान लीजिए, जैसे आपको यदि A18 निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A1, और 18 है तो 1 घटा के करिए, यानी 17D। जैसे मान के चलिए अगर आपको A20 निकालना होता, क्या करते, पहले A1 लिखते और 20 है तो लिखते यहाँ पर 19D। अगर मान के चलिए A16 निकालना होता तो पहले लिखते A1 और 16 में 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 15D। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें A18 निकालना है, तो A18 हो गया A1 प्लस 17D। अब देखिए सिंपल सा क्या है, यहाँ पर डेटा हमें क्या क्या दिया है, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इस प्रकार से दिया है। पहला वाला है हमारा A1, दूसरा वाला है हमारा A2। डी आराम से निकाल लीजिए, A2 माइनस A1,
यानी 4 - 1 बराबर 3। इतना तो बात क्लियर। अब आगे देखिए, यहाँ पर बैठा दीजिए। A1 का मान है 1, तो 1 बैठा देंगे। 17 का 17 और D का मान कितना है? D का मान है 3, तो 1 का 1 17 थिए 51, 51 और 1 कितना हो गया? 52। इसका आंसर आ गया 52। 52 है कहीं पर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। देखिए जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाएगा और यदि उसके भुजा का अनुपात पूछा जाए ना, तो पहला वाला का आप लोग क्या करिए? रूट निकाल दीजिए, और दूसरा वाला का भी क्या करिए? आप लोग रूट निकाल दीजिए। तो 16 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 9 का अगर रूट निकालेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा? ये 3, यानी 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पर है 4:3? बिल्कुल है भाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पर हमारे पास एक समचतुर्भुज है और इसका 2 विकर्ण दिया है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। देखिए समचतुर्भुज यानी सारा जो भुजा होगा वो सेम टू सेम होगा। अब कितना होगा उस चीज को देखिए। चलिए सिंपल से मान के चलिए इस प्रकार से हमने एक समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अच्छा से नहीं बना, थोड़ा सा कोई नहीं, चलो तो सब समझो ना, भावना को समझो आप। चलिए समचतुर्भुज हमने बना लिया, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर। चलिए मान के चलिए ये मान के चलिए ये पूरा लाइन हमारा कितना है? ये पूरा लाइन हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये पूरा लाइन हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो समचतुर्भुज होता है ना, ठीक है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री भी बनता है और साथ ही साथ भुजा को आधा आधा बांट देता है। मतलब बात को समझिए, आधा आधा बांटने का मतलब क्या है? जैसे ये लाइन तो पूरा हमारा 8 है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा हमारा 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। जैसे ये पूरा पूरी 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाला हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, इधर वाला हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें से एक हमारा आधार होगा, एक हमारा लंब होगा, और ये जो बाद वाला बच रहा है ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला पता है, आप कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां पर मैं निकाल देता हूं। देखो कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो किसी को भी आप ये दोनों में से किसी को भी लंब मानिए, किसी को भी आधार मानिए। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया। 16 अन्य कितना हो गया? √अंडर 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? इसका आंसर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक बार समझा देता हूँ, बस आप लोग और एक बार समझ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं करना है, समचतुर्भुज बोल रहा है, समचतुर्भुज आप लोग बना दीजिए। एक है हमारा 6 सेंटीमीटर, एक है हमारा 8 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा। ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो आप देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस त्रिभुज का, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज का बात करते हैं, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आपको निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा मतलब इस दोनों में से कोई भी एक, आप किसी को भी लंब ले सकते हैं, किसी को भी आधार ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और कर्ण का फॉर्मूला आप बैठा दीजिए, आप लोगों का बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? एक हमारा मान के चलिए एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ठीक है। उसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है भाई मूल बिंदु। तो क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। तो मूल बिंदु हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हमारा क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक है। देख लीजिए, जैसे हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें, जैसे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, इधर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर भी हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर हमारा -1 -2 -3 ऐसे चलेगा, इधर हमारा -1 -2 -3 ऐसे चलेगा। इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि y अक्ष से, देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया, यहाँ से क्या करिए आप लोग 5 कदम चलिए, 5 कदम चलिए। वही बोल रहा y अक्ष से आपको 5 इकाई चलना है। ये हमारा y लाइन हो गया, यहाँ से आपको 5 इकाई चलना है। 5 इकाई चलेंगे मतलब आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, और यहाँ पर आपका एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पर आपका एक बिंदु क्या है? P स्थित है। तो इस P का निर्देशांक आप लोगों को पूछा गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा x का मान कितना है, x का मान है हमारा 5। तो आप एक चीज जान लीजिए, जो भी निर्देशांक होता है ना, जो भी निर्देशांक होगा, पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। तो x का मान यहाँ पर 5 है, y का मान कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। y का मान कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो 5 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कौशक ए आपको निकालना है। तो साइन का उल्टा कौशक होता है। आप एक चीज जान लीजिए, साइन का उल्टा हमारा कौशक होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, और टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है। उसी प्रकार से कौशक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन, मानी एक दूसरे का उल्टा उल्टी होता है। ठीक है, मैंने उल्टा पुल्टा होता है, इस बात को आप समझिए। जैसे साइन ए का मान यहाँ पर दिया है, साइन ए का मान दिया है 3/4, तो कौशक ए का मान इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 4 ऊपर 3 नीचे। ये हो गया हमारा आंसर 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपको वीडियो मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, बस आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, sec a प्लस tan a और 1 - sin a। ये सब क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है। तो sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बिठा दिया। tan a का फॉर्मूला होता है sin a/cos a, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 - sin a। इतना बात क्लियर। अब देखिए cos a, यहाँ पर cos a आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया 1 + sin a, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 - sin a। तो 1 + sin a इंटू 1 - sin a। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस sin a का स्क्वायर, तो sin² a हो जाएगा, बटा cos a हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति में ना एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 - sin² a है, एक काम करिए cos² a को रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 को यहाँ पर ही रहने दीजिए। ये प्लस sin² अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -sin²a। तो आप देख लीजिए 1 - sin² a का मान कितना है, cos² a है। तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, cos² a लिखेंगे, और नीचे ये हमारा cos a तो है, ये है। अब देखिए ऊपर में 2 ठो है, नीचे 1 ठो है, काट देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 ठो बचेगा ना। तो cos a हो गया इसका आंसर। तो cos a कहाँ पे है, देख लीजिए cos a यहाँ पर बी नंबर, cos a कितना में है, बी नंबर में है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो ही जाके आपका होगा, ऐसे डायरेक्ट आपका नहीं होगा ये सब चीज, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर tan a का मान दिया है, tan a का मान है √3, ठीक है। तो tan a, अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे tan है ना, तो इसको भी tan के रूप में ही लाना है। तो tan कितना का मान कितना होता है, जैसे tan 0 डिग्री का, जैसे tan का अगर बात मैं करूँ, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1, 0 30 45 60, और 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो आप देख लीजिए tan खत्म हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। a बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 60 डिग्री यहाँ पर हमारा सही आंसर हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। देखिए बात एकदम बहुत ही सिंपल है। मान के चलिए यहाँ पर एक खंभा है और इसका जो छाया तो है जमीन में कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये खंभा है, इसका छाया कुछ इस प्रकार से जमीन में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण का मान निकालना है। तो चलिए ये तो बात हो गया। इस लाइन को अगर हम लोग इस प्रकार से मिला दें तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका कोण बन रहा है थीटा का। और ये भी बात क्वेश्चन में बोला गया कि ये वाला जो है और ये वाला जो है, मतलब ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है। तो इसको भी हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको भी हम लोग एक्स मान लेते हैं, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और देखिए ये हमारा 9.1 का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। यदि आपने बनाया है तो आप समझ जाएंगे। देखिए अगर हम लोग, आप अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मेरे बातों को समझिए, आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे ये तो हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो चीज का मान दिया गया है, एक तो आधार का मान दिया गया है और एक लंब का मान दिया गया है। और आधार और लंब साइन का किस फॉर्मूला में होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। यह आपका टेन थीटा और कॉट थीटा में होता है। ठीक है, टेन थीटा आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप लाल बटा कोका याद रखिएगा, लाल बटा कोका। ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। टेन के लिए लॉ बटा आकार, लॉ माने हो गया लंब और आकार माने हो गया आधार। यानी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये साइन का होता है, ये साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, ये हो गया कॉस का आधार बटा कर्ण, और ये हो गया टेन का लंब बटे आधार। क्लियर है बात? तो टेन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। तो हम लोग चलिए यहाँ पर बैठा देंगे टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब का मान है x और आधार का भी मान है कितना, x। तो x से कट गया तो बचा कितना, 1। यानी ये आ गया हमारा टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया कि टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3 और 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पर हो गया 10 और ये हो गया थीटा, और 1 का मान मतलब हो गया 10, 45 डिग्री। तो यहाँ पर 10 खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर कितना बचा, थीटा बराबर बचा हमारा 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना बचा भाई, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। इसको आप एकदम खोपड़िया में घुसा लीजिए। 90 डिग्री का होता है, एक समकोण के बराबर होता है। ये बात याद रखिए, समकोण के बराबर होता है। चलिए हो गया। आगे क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। मतलब यहाँ पर दो वृत्त कुछ इस प्रकार से है, एक वृत्त ऐसा है और एक वृत्त हमारा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये केंद्र हो गया, यहाँ पर ये इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया R1, ये त्रिज्या हो गया R2। इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का बात हो रहा है। एक होता है स्पर्श रेखा, एक होता है छेदक रेखा। बात को समझ लीजिए। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, कहीं से भी ऊपर से छू कैसे जाएगा तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। यहाँ से भी छू के जा सकता है, यहाँ पर भी छू के आ सकता है, यहाँ पर भी छू के आ सकता है, कहीं पर भी अगर छू के जा रहा है तो हो गया स्पर्श रेखा। और अगर दो बिंदु पर काटते हुए जाएगा, देख लीजिए दो बिंदु पर इस प्रकार से काटते हुए जाएगा तो इसको बोलेंगे छेदक रेखा। तो आप यहाँ पर गिनिए कितना होगा, देख लीजिए। चलिए एक तो हमारा यहाँ पर होगा स्पर्श रेखा, ठीक है, एक तो हमारा ऊपर में इस प्रकार से उभयनिष्ठ मतलब क्या, दोनों को टच होना चाहिए, और एक हमारा नीचे इस प्रकार से भी बनेगा। देख लीजिए दोनों को स्पर्श कर रहा है, दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त को भी स्पर्श किया। देखिए अगर हम लोग एक नंबर लाइन का बात करेंगे तो ये इस वृत्त को भी टच किया, इस वृत्त को भी टच किया। दूसरे नंबर लाइन का बात करेंगे तो इस वृत्त को भी टच किया, इस वृत्त को भी टच किया। और तीसरे नंबर लाइन का बात करेंगे तो ये भी दोनों वृत्त को टच कर रहा है। यानी टोटल कितना स्पर्श रेखा हो जा रहा है हमारे पास, 3 स्पर्श रेखा हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये पहला जीवा, ये दूसरा जीवा, तो जो भी जीवा होगा ना भाई ये समान होगा। क्या होगा, समान होगा। समान के ऊपर आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतन का अनुपात, आयतन दिया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। 2 है, इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर मान लेते हैं। ये हो गया हमारा 8/27। 4/3 पाई पाई खत्म। R1 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, R1 है, 3 है, यहाँ पर R2 है, ऊपर में 3 है। तो 3 होने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से यहाँ पर 3 आ जाएगा और 8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर R2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 27। इसका मतलब देखिए 3 यहाँ पर लिखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे रूट के भीतर 3 ठो मिलेगा ना, 3 ठो मिलेगा तो वो चीज 1 ठो बाहर आ जाएगा, वो एक चीज बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई भी 3 जैसे नंबर हमारा मिल रहा है, कोई भी 3 नंबर मिल रहा है तो 1 नंबर बाहर आ जाएगा। इसका 3 का मतलब यही हुआ। तो देख लीजिए सिंपल सा कहानी है भाई, सिंपल सा कहानी है। 8 को अगर आप लोग तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एके 2 हो गया। यानी R1/R2 यहाँ पर देखिए 3, 8 के लिए लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार से 27 के लिए हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छे से, यहाँ पर 2 हमें मिला 3 ठो, तो 3 ठो में से ये 1 ठो बाहर जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 भी मिला 3 ठो, तो 3 ठो में से 1 ठो बाहर जाएगा, यानी आ गया 2/3।
2/3 आया, 2/3 आया। 2/3 का मतलब होता है 2:3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 2:3। तो 2:3 ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आप लोग इसको बनाएंगे। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यहां पर आपको त्रिज्या निकालना है। तो देख लीजिए, यहां पर आपको गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 144 पाई। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 144 पाई। तो यहां पर सबसे पहले आर स्क्वायर रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 144 पाई और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो पाई पाई खत्म, 4 का पड़ा हम काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 6 = 24, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 36 आ गया। तो आर बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर यानी से रूट हो जाएगा, तो रूट 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना, प्रायिकता का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता। अगर आपके पास एक सिक्का है, अगर आप उसको उछालेंगे तो या तो चीत आएगा या फिर पट आएगा। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जा रहा है? टोटल एक सिक्का में एक चीत होता है, एक पट होता है, यानी टोटल हमारा 2 हो गया। अब उस सिक्का में अगर देखेंगे, उस सिक्का में अगर देखेंगे तो चीत केटो होता है, तो चीत हमारा भाई चीत एक ही होता है, चीत केटो होता है, एक ही होता है। इसीलिए अगर हम लोग चीत का प्रायिकता का बात करें, चीत का अगर प्रायिकता का बात करें तो चीत केटो होता है, एक ठो होता है। इसको ऊपर में लिखिए, जो टोटल है, टोटल केटो है 2 ठो है, तो 2 को नीचे में लिखिए। तो चीत की प्रायिकता कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। इसी प्रकार से अगर पट का प्रायिकता पूछा जाता, प्रायिकता अगर पट का पूछा जाता, तो पट का संख्या भी केटो है, एक ही ठो है, और टोटल केटो है 2 ठो है, यानी 1/2। चित भी हमारा 1/2 होगा और पट का भी प्रायिकता हमारा 1/2 ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना अनिश्चित होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर हम लोग पासा का बात करें ना, पासा का अगर बात करें तो पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यानी टोटल हमारा कितना होगा भाई? टोटल हमारा 6 होगा। टोटल कितना होगा? 6 होगा। और सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितना है देख लीजिए। सम संख्या कितना है? इसमें से सम संख्या हमारा क्या क्या है देख लीजिए। एक तो हमारा 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, यानी 2, 4 और 6, यानी सम संख्या का यहाँ पर वैल्यू कितना है? तो 1, 2, 3, 3 ठो। कितना है भाई? 3 ठो। तो प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता निकालना बहुत ही आसान है। टोटल जो होगा उसको नीचे लिखेंगे, तो टोटल है हमारा 6, टोटल को नीचे लिख दिया। सम संख्या का निकालना है तो सम संख्या का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 को ऊपर में लिखेंगे, तो 3 के 3, 3 दूने 6, यानी 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2। 1/2 दिया है तो वही होगा हमारा आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1/2 हो गया हमारा राइट आंसर। बहुत ही आसान है, प्रायिकता का क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से बनाएंगे। चलिए आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का बात हो रहा है तो हम लोग मान लेते हैं ये जो है ना, इसको हम लोग a1 मान लेते हैं। a1 कितना हो गया? x + 2। a2 हम लोग मान लेते हैं इसको, दूसरा वाला को a2 और तीसरा वाला को a3। ये हो गया हमारा a3। 4x + 1। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब यही हुआ कि सारबंधर का मान समान रहेगा, यानी d1 d2 जो भी निकालेंगे समान रहेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, सिंपल सा बात है। यहाँ पर d1 का मान जो होगा, d1 कितना हो जाएगा? ये दोनों में अगर करेंगे हम लोग d1 निकालेंगे तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होगा? a2 - a1। और d2 का जो मान होगा क्या होगा? ये दोनों में निकालेंगे, a3 और a2 में। तो सबसे पहले a3 को लिखेंगे और फिर हम लोग a2 को लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी होने का मतलब यही है कि जो d1 है और ये जो d2 है, ये दोनों का मान हमारा क्या होगा? d1 और d2 का मान क्या होगा? समान समान होगा। यानी अगर बोला जाए
तो इधर A2 माइनस A1 का मान जितना होगा इधर A3 माइनस A2 का भी मान उतना ही होगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए। इसी का माने होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, D1 D2 का जो मान होगा सेम टू सेम होगा। चलिए यहां पर मान बैठा दे। चलिए A2 का मान है 3x, तो 3x लिखेंगे, माइनस A1 का मान है x प्लस 2, तो x प्लस 2 आप लोग लिख दीजिए ऐसे। A3 का मान है 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 लिख दीजिए, माइनस का माइनस। A2 है हमारा 3x, तो 3x यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका बन जाएगा 3x का 3x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 4x में 3x गया तो x प्लस 1 बचेगा। बात क्लियर, सिंपल सा है। आगे देखिए 3x में अगर 1x गया तो क्या बचेगा 2x, ये हो गया -2 बराबर x प्लस 1। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऊपर में बता देता हूं, यहां पर मैं बता देता हूं आगे। देखिए अब क्या करना है आपको, यहां से क्या करना है, ये 2x है, 2x है, रहने दीजिए। बराबर किधर देखिए प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा। बराबर कि यहाँ पर +1 पहले से है, रहने दीजिए। -2 है, बराबर उधर अगर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। 2x में अगर 1x गया तो x बचेगा, 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान कितना आया 3, तो 3 हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो 3 है ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 3 हो गया इसका आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य यहाँ पर हमें 10 दिया गया है और x का मान हमें निकालना है। देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है, जितना भी यहाँ पर दिया गया है सबको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, सबको आपको जोड़ देना है। 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 और K2 है तो 1 2 3 4 5, तो 5 और इसका जो मान है कितने के बराबर है, तो 10 के बराबर है, क्योंकि माध्य यहाँ पर हमें 10 दिया गया है। इतना बात तो हो गया। चलिए आगे चलिए, ये हो गया। देखिए 9 6 15, 15 और 8 हो गया 23, 23 और 13 हो गया 36। ठीक है, 23 और 13, हाँ ये हो गया हमारा 36, तो 36 प्लस x यहाँ हो गया 5, ये हो गया हमारा 10। कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इधर इधर गुना हो जाएगा तो 36 प्लस x ही होगा और यहाँ पर 10 बचे 50 हो जाएगा। तो x का x 50 का 50 प्लस 36, इधर आने से -36, तो 50 में 36 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा भाई 14। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हैं। माध्य ऐसे ही बनता है, जितना भी यहाँ पर दिया रहेगा सबको आपको जोड़ देना है, जेट रहेगा गिन के आपको नीचे लिख देना है। ये आप क्लास 9 में भी बनाए होंगे, आगे मैं आपको और बताऊंगा वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसमें बहुलक पूछा गया है। बहुलक मतलब ये होता है कि जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, देख लीजिए 2 यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, क्योंकि देखिए 6 यहाँ पर एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 0 भी एक ही बार है, 1 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, लेकिन 2 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 2 हो गया इसका हमारा राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए माध्यिका बोलिए, फिर माध्यक बोलिए। माध्यिका निकालना है, सिंपल तरीके से निकालेंगे। पहले इसको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, जैसे 7 है, 7 के बाद हम लोग लिख देंगे 8 लिख देंगे, 7 8 हो गया। फिर लिखेंगे 9 लिखेंगे, 9 लिख दिया। फिर 10 को लिखेंगे, फिर हम लोग 11 को लिखेंगे, फिर हम लोग 12 को लिखेंगे और फिर हम लोग 15 को लिखेंगे। एकदम सिंपल सा कहानी है भाई। आप देख लीजिए यहाँ पे सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी विषम है। तो विषम होने से तो भाई आपका काम यहाँ पर क्लियर हो गया। आप देख लीजिए इधर 3 डो बात कर दीजिए, इधर 3 डो बात कर दीजिए, तो बीच वाला कौन हुआ, ये हो गया 10। तो जो बीच वाला होगा वही होगा आंसर, यानी ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ये जो 10 है, यही हो गया हमारा राइट आंसर। अगर विषम रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे, सम रहेगा तो कैसे बनाना है आपको आगे मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।